एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे आईआईटी मद्रास के बीएस डिग्री कोर्स के मैथमेटिक्स वन सब्जेक्ट्स के वीक 2 के टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि वीक 2 का टॉपिक ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही बेस्ड है, तो हम लोग उसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। पिछले वीक में नंबर सिस्टम पे बात हुई थी, इस पे हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। जैसे कि पहले ही आप मेरा हेडिंग देख चुके हैं कि एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हम कुछ टेक्स्ट से भी पढ़ेंगे और कुछ मेरे नोट से भी पढ़ेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे, जैसे एक्सिस के बारे में जानेंगे, पॉइंट्स के बारे में जानेंगे और लाइंस के बारे में जानेंगे। तो आइए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी हाँ, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहली बात तो ये जो रेक्टेंगुलर वर्ड है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर वर्ड एक ग्रीक लेटर से, जिसका ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है रेक्टा। रेक्टा आर से उसमें डिनोट करते हैं। रेक्टा, रेक्टा का मतलब परपेंडिकुलर। तो हम एक ऐसा प्लेन लेंगे, आप अपने स्क्रीन के टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, एक व्हाइट कलर का प्लेन है जिसपे दो लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इसी को बोला गया है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का काम क्या है, तो नोट्स में देख सकते हैं, मैंने लिखा है इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वी कैन गेट पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स। किसी भी पॉइंट का हम पोजीशन पता कर सकते हैं, किसके हेल्प से, एक्सिस के हेल्प से। कैसे, अब आइए देखते हैं। तो इस ग्राफ में देखिए, जैसे P3,4 दिया हुआ है, पहले से ही P3,4 दिया हुआ है और वो पॉइंट यहाँ डिनोटेड है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाला पॉइंट है इससे हम लेफ्ट गए, सॉरी राइट गए 4 यूनिट और 3 यूनिट, और ऊपर गए 4 यूनिट, तो हमें ये पॉइंट मिला। अब इस पॉइंट को जानने से पहले, इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने से पहले, मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बता देता हूँ, फिर हम वापस वहां लौट के जाएंगे। कुछ बेसिक टर्म्स ये हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक पहले से ही कोऑर्डिनेट प्लेन बना के रखा है। ये जो ब्लू वाली ये जो ग्रीन वाली लाइन है ऊपर से नीचे की तरफ, जो कि वर्टिकल है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पे मैंने नोट भी किया कि वर्टिकल लाइन जो होती है इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ये जो रेड कलर की लाइन हॉरिजॉन्टल गई है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। और इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ओरिजिन, और ये जो रेड और ग्रीन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ये येलो वाला पोजीशन जो मैंने पहले से ही मार्क करके रखा है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी किसी पॉइंट को हम डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स वाई, हमेशा एक्स वाई में ही डिनोट करेंगे। मतलब पहले उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर हम उसका वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो उसी तरीके से अगर हम मानते हैं और यहाँ पे क्यू को डिनोट करना चाहते हैं तो क्यू को कैसे डिनोट करेंगे, ये हमारा पॉइंट ओरिजिन है, जहाँ पे हमारा अभी हमारा ग्रीन कलर का मार्कर है। इससे हम लेफ्ट की तरफ 5 यूनिट, -5 यूनिट इधर गए, और ऊपर की तरफ 2 यूनिट्स गए, और ये जो पॉइंट हमको मिला, ये पॉइंट हमें मिला उस क्यू का पोजीशन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो कि एक्स में है -5 और उसके बाद वाई में है 2। तो पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स को और फिर रिप्रेजेंट करेंगे वाई को। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही अब है, अभी हम है, और इसमें ही काफी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, ये मैंने पहले ही बता दिया, ये जो लाइन है ऊपर से नीचे की तरफ वाई एक्सिस है, और लेफ्ट से राइट की तरफ जो जा रही है वो एक्स एक्सिस है। अब इन दोनों एक्सिस के होने के बाद ये आप ध्यान दे सकते हैं कि ये जो पूरा प्लेन है वो कुछ 4 हिस्सों में बढ़ चुका है। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको फर्स्ट बोलें, इसको सेकंड बोलें, इसको थर्ड बोलें, इसको फोर्थ बोलें। तो अगर कोई एक तरीके की सिस्टमेटिक नेमिंग चाहिए तो मोस्टली हम मैथ में एक डायरेक्शन यूज करते हैं, और वो जो डायरेक्शन यूज करते हैं वो डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाले कई सारे वीक्स के टॉपिक में और भी अलग अलग टॉपिक में ये डायरेक्शन मैथमेटिक्स में काफी यूजफुल होती है, स्लोप में, एंगल फाइंड करने में, बहुत चीजों में। तो सबसे प्रीफर्ड जो डायरेक्शन होती है मैथ्स में वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब हम नेमिंग देते हैं, जैसे कि ये 4 हिस्सों में टूटा है तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट।
हर एक हिस्से को, क्वाड्रेंट का मतलब एक चौथाई हिस्सा। तो पहला वाला जो क्वाड्रेंट है, ये पहला वाला जो क्वाड्रेंट है इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट वन। उसके लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हुए जो क्वाड्रेंट है वो उसको बोलेंगे क्वाड्रेंट टू। उसके नीचे वाले क्वाड्रेंट को बोलेंगे क्वाड्रेंट थ्री, और उसके सबसे नीचे वाले क्वाड्रेंट को राइट साइड में बोलेंगे क्वाड्रेंट फोर। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सारे क्वाड्रेंट्स जो हैं इनके सिंबल्स कुछ अलग अलग हैं। अपने राइट साइड में देख सकते हैं, मैंने पहले से ही नोट करके रखा है कि क्वाड्रेंट वन में दोनों प्लस प्लस है। इसका मतलब क्या, ये जो वाई एक्सिस है ये पूरा प्लस है, और ये एक्स एक्सिस है ये पूरा प्लस है क्वाड्रेंट वन में। लेकिन क्वाड्रेंट टू में ऐसा नहीं है, देख सकते हैं क्वाड्रेंट टू में जो सिंबल्स मैंने पहले से लिखे हैं वो माइनस और प्लस है। यानी क्वाड्रेंट टू में जो वाई एक्सिस है वो तो प्लस है ही, लेकिन जो एक्स एक्सिस है अब वो निगेटिव हो चुकी है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने डिनोट किया है कि माइनस एक्स एक्सिस पे और प्लस वाई एक्सिस पे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेंट थर्ड में। क्वाड्रेंट थर्ड हमें क्या कहता है, क्वाड्रेंट थर्ड हमें देख सकते हैं कि यहाँ पे कहता है निगेटिव निगेटिव, यानी दोनों निगेटिव। एक्स एक्सिस भी निगेटिव वाला हिस्सा क्वाड्रेंट थर्ड में है, और वाई का भी निगेटिव हिस्सा क्वाड्रेंट थर्ड में ही है। और आगे हम बढ़ेंगे क्वाड्रेंट फोर्थ की तरफ, और सबसे हमारा लास्ट क्वाड्रेंट है वो कहता है कि प्लस और माइनस, मतलब जो एक्स एक्सिस है उसका प्लस वाला हिस्सा और जो वाई एक्सिस है उसका निगेटिव वाले हिस्से उसकी बाउंड्रीज हैं। अब इसमें हमने पहले से कुछ पॉइंट्स डिनोट करके रखे हैं, आप देख सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को। जैसे ये पॉइंट पी है 3,4 देख सकते हैं, पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, इसमें 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में आते हैं पॉइंट क्यू जो कि -5 और 1 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निगेटिव फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में था, फिर पॉजिटिव। फिर क्वाड्रेंट थर्ड में आते हैं जो कि पॉइंट आर है, इसमें आप देख सकते हैं कि -3 कॉमा -4, और वहीं हमने थर्ड क्वाड्रेंट में पहले ही बताया था कि ये भी निगेटिव और दूसरा वाला भी निगेटिव रहेगा। एस वाले पॉइंट पे आते हैं, एस वाला पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम इसको लिखते हैं 4 कॉमा -3, और आप पहले से ही देख सकते हैं हमने उसको डिनोट किया था प्लस और माइनस से। तो ये क्वाड्रेंट्स के कुछ सिंबल्स हैं और ये कुछ टॉपिक्स हमको याद रखने पड़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही नहीं, अभी जो आपके बचे हुए एक्सिस हैं, ये जो वर्टिकल एक्सिस है और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इन पे भी हम कुछ थोड़ी सी बात करेंगे। तो इन पे हम क्या बात कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस जो है इसमें पहला वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही सिर्फ प्लस और माइनस होगा, दूसरा वाला जीरो होगा। जैसे कि आप ध्यान दे सकते हैं, अगर इस लाइन पे हम सीधे चलते जाए तो हमेशा वाई जीरो है। आप ध्यान देंगे वाई जीरो है, इसका मतलब ये जो y का कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस में वो हमेशा जीरो होगा, और एक्स एक्सिस का जो पहला x कोऑर्डिनेट होगा सिर्फ वही मैटर करेगा। इसी तरीके से अगर हम y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स जब लिखेंगे तो पहला कोऑर्डिनेट जो x वाला होगा वो हमेशा जीरो होगा, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वही सिर्फ कंसीडर किया जाएगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। फिर उसके बाद ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है, मैंने पहले ही बता दिया था ये ओरिजिन होता है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होता है ये हम यहाँ पे नोट किए हैं कि 0,0 होता है। ये तो आपने देखा कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं आपके पास दो एक्सिसेस हैं, आपके पास चार क्वाड्रेंट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा प्लेन है, ये जो पूरा व्हाइट वाला प्लेन है हमारे पास, ये हमारे पास दो एक्सिसेस में और चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। यानी एक्सिस और क्वाड्रेंट मिलके, सभी लोग मिलके इस पूरे प्लेन को टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन से 6 पार्ट, चार क्वाड्रेंट और दो एक्सिसेस। अब कोई पूछेगा 6 पार्ट कैसे, तो मैं बता दूं, अगर कोई पॉइंट पहले क्वाड्रेंट में पड़ा है तब तो अच्छी बात, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ठीक है। अगर कोई एक्सिस पे पड़ रहा है तब हम क्या करेंगे, यानी वो दो एक्सिस भी पोजीशन गेन कराते हैं किसी पॉइंट को। इसका मतलब ये पूरा प्लेन 6 हिस्सों में डिवाइडेड है, पहला चार क्वाड्रेंट और दो एक्सिसेस। ये कुछ बेसिक बातें हुई। अब हम आगे बढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा और अंदर डीप डाइव करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि हम दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चाहेंगे, और दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने का मतलब क्या, दो पॉइंट्स के बीच का हम डिस्टेंस फॉर्मूला उसमें हम लगाना चाहते हैं। तो आइए अब देखते हैं, मान लेते हैं कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और कोई पॉइंट है r x2 y2। इसके कई सारे तरीके हैं हम इसको डिराइव करने के लिए, जैसे ये पॉइंट P है इसको x1 y1, ये पॉइंट R है इसको x2 y2,
फिर उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं कि एक बेस ड्रॉ करते हैं, फिर एक परपेंडिकुलर इस पे गिराते हैं, 90 डिग्री एंगल बनता है, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और फिर हम इक्वल्स टू करते हैं, जो हाइपोटेनस का रूट होता है वो कुछ उसके इस तरीके से ऊपर चला जाता है। और ये x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, यही इन दोनों के डिस्टेंस होती हैं। तो इन सब पे हमको नहीं जाना है, हमको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, जो कि फॉर्मूला हमारे इस क्वेश्चन में और इस टॉपिक में है कि ये होता है पी आर इज इक्वल्स टू x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। मतलब जो भी कोऑर्डिनेट्स आपको पहले से दिए होंगे उन दोनों पॉइंट्स के, उन दोनों पॉइंट्स के जो भी कोऑर्डिनेट दिए होंगे उसमें से पहले x वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके हम उसका स्क्वायर करेंगे, और फिर y वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करके हम स्क्वायर करेंगे और उन दोनों के सम पे अंडर रूट रखेंगे। ये कोई पूछ सकता है कि y2 माइनस वाई वन या y1 माइनस वाई टू, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही पे स्क्वायर है, y2 माइनस वाई वन कीजिए या y1 माइनस वाई टू, स्क्वायर जो होगा वो दोनों आंसर सेम ही लेके आएगा। यानी कभी भी डिस्टेंस फार्मूला निकालना है तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हैं सेम तरीके के कोऑर्डिनेट्स को सब्सट्रैक्ट करके उनका स्क्वायर और उन दोनों को ऐड करके उसके ऊपर रूट। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको पहले से ही दिए हुए हैं -1, 2, और फिर एक पॉइंट R है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 5, 6। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस या इन दोनों पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस पता करना है। एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि पॉइंट P और R के बीच में एक जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ कितनी है। मतलब एक फॉर्मूले से हम कई सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो मानते हैं कि वो जो लाइन है हमारे पास वो पी आर है। उसके बाद हम वो फॉर्मूला जो हमारे पास पहले थे साथ कि दोनों में के एक्स कोऑर्डिनेट को सब्सट्रैक्ट करके स्क्वायर करके सम कर देंगे, वाई कोऑर्डिनेट के सब्सट्रैक्ट करके स्क्वायर कर देंगे। अब हम आइए देखते हैं आगे इसमें क्या क्या होगा। पहले हम कोई भी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि कोई भी हम ले सकते हैं, 5 और -1 दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करें या -1 -5 करें या 5 -1 करें, आंसर सेम आएगा। अब कुछ लोगों को हो सकता है कि कैसे आएगा, आइए मैं दिखाता हूं आपको। अगर 5 माइनस, जैसे कि यहाँ पे माइनस का सिंबल पहले से ही है, और -1 जो कि हमको पहले से ही पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसको -1 करते हैं, और फिर उसके बाद ये दोनों सब्सट्रैक्ट करने के बाद अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आप ध्यान दीजिए क्या आएगा। 5 और ये माइनस माइनस दोनों मिलके बनाएंगे +1, और इसका पूरे का होल स्क्वायर, यानी कितना हमारे पास बनेगा, हमारे पास बनेगा 6 का स्क्वायर। सॉरी अगर क्यूब जैसा वो लग रहा हो तो 6 का स्क्वायर। सिमिलर तरीके से अभी या तो हमने 5 -1 करें, या तो हम फिर से इसको उल्टा करें, या तो हम -1 सब्सट्रैक्टेड बाई 5 को हम करते हैं -1 का -5 का होल स्क्वायर। इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो देखिए क्या होगा, -1 -5 -6 का होल स्क्वायर। और हमको पता है कि जब भी स्क्वायर निगेटिव पे आता है तब क्या करता है वो निगेटिव हट जाता है और वो प्लस बन जाता है, यानी यहाँ भी 6 का स्क्वायर, यहाँ भी 6 का स्क्वायर। तो हमें सिर्फ इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हम पहले y1 y2 कर रहे हैं या y2 y1 कर रहे हैं, x1 x2 कर रहे हैं या x1 x2 कर रहे हैं। सिर्फ हमको इस बात से मतलब होना चाहिए कि हम सब्सट्रैक्शन और एडिशन सही से कर रहे हैं। तो 5 माइनस ऑफ -1 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 -2 का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 और 16 दोनों को जोड़ेंगे तो 52 आएगा, और उसको जब फैक्टराइज करेंगे तो 2√3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अलग से अगले टॉपिक पे, सेक्शन फॉर्मूला। एक तरीके से जब हम पहले से ही पढ़े रहेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला तो हेल्प करता है वो हमको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने में, ज्यादा नहीं लेकिन समझने में मतलब होता है। देखिए तो नोट्स में पहले लिखा है कि लेट पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है, कट्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन m:n रेशियो। मैंने इसको पहले से ही अपने नोट्स में भी बना के रखा है और आप लोगों के अलग से भी इधर बना दिया। तो पहले हम जो अलग से बनाया उस पर देखते हैं। मान लेते हैं ये जो वॉयलेट कलर की लाइन है ये लाइन है ए बी, इस पे कोई पॉइंट एक पी है, ये येलो कलर का यहाँ पे, जो कि इस लाइन को m:n रेशियो में कट कर रहा है। m:n रेशियो कट करने का मतलब कि ये कोई जो भी हिस्सा है ये m हिस्सा है उस लाइन का और ये n हिस्सा है उस लाइन का। यानी अगर मैं और वर्ड्स में बताना चाहूँ तो अगर मैं इसको 1:2 लिखता हूँ
तो 1:2 लिखने का क्या मतलब, इस बड़े से लाइन को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अगर हम इस बड़े से लाइन को 3 हिस्सों में मान लीजिए डिवाइड करते हैं, 1, 2 और 3, तो ये जो n वाला हिस्सा है ये इतना बड़ा है, इन दो को जोड़ के करें, और जो ये m वाला हिस्सा है वो इतना बड़ा है। यही m:n और 1:n का मतलब है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि अगर P पॉइंट जो है और ये कट कर रहा है इसको A और B को, तो इसके भी तो कोई कोऑर्डिनेट होंगे, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं कि इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x, y होंगे, क्योंकि अभी इसके कोऑर्डिनेट्स हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं x, y होंगे। उसके कोऑर्डिनेट निकालने के फॉर्मूले कुछ होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे नोट्स में भी लिखे हैं और टेक्स्ट में भी लिखे हैं, जो कि ये मैं ग्रीन कलर से डिफाइन कर रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पे कई सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आएगा, और y कोऑर्डिनेट हमारा आएगा जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ये तो फॉर्मूला हुआ, लेकिन एक फॉर्मूले में मैं इंटरेस्टिंग बात और दिखा देता हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में और कंप्लीट करने में आसानी हो। इधर भी देख सकते हैं, जो भी ये x वाली वैल्यू है निकालनी है हमको, तो हम x2 और x1 यही हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स हमको पहले से दिए हुए हैं, तो mx2 प्लस nx1 m+n y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 m:n। ये तो फॉर्मूला हुआ। अगर हम जब सॉल्व करेंगे तब कैसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, तो जब हमको ये x वाला निकालना हो, जब हमको x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट P का निकालना हो, तो देखिए हम कैसे करेंगे। इस तरफ के m को इस तरफ के x से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरफ के n को इस तरफ के x से मल्टीप्लाई करेंगे। देखा आपने, mx2 प्लस nx1 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दिया, और फिर वही m:n को नीचे सब डिवाइड कर देंगे। सिमिलर तरीके से ही इधर वाले m को इधर वाले y2 के साथ और इधर वाले n को इधर वाले y1 के साथ। देखा आपने, फॉर्मूले में भी वही लिखा है, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करके नीचे m:n से सब्सट्रैक्ट डिवाइड कर देंगे। ये एक तरीका था। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला था। इस पे आप कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तो वो काफी आसान हो जाएगा। ये काफी आसान हिस्सा है। बस आपको इसमें जो याद रखना है वो ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले की भी टेक्निक मैंने आपको बता दी कि जो इधर वाला हिस्सा है उसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर वाले को इधर से। लेकिन ये बात याद होनी चाहिए कि अगर हमको y निकालना है तो हम इधर वाले हिस्से के सिर्फ x y को ही लेंगे और इधर वाले हिस्से को सिर्फ y को लेंगे। x लेना है तो उस हिसाब से हम आगे सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने एरिया तो पढ़ा है पहले से ही ट्राइंगल का, और भी सारी चीजों में, कि एरिया क्या होता है ट्राइंगल का हमको पहले से ही पता होता है कि हाफ बेस इनटू हाइट, ये तुमको पहले से ही पता है। लेकिन अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे यहाँ पे दिया हुआ, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले से ही दिया हुआ है, तो हम इसमें अब हम ये हाइट निकालें, फिर ये बेस निकालें, ये तो अलग हो जाएगा ना। बेस तो हम मान लीजिए पता कर सकते हैं, ये हाइट हम कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे कोई अलग तरीके से हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके को हम बोलते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम कैसे पता करते हैं, आइए अब हम देखते हैं ध्यान से। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो मानते हैं एक ट्राइंगल है, ये पहले से एक ट्राइंगल जो मैंने नोट करके रखा है, ये रहा। ट्राइंगल में तीन साइड्स हैं और तीन वर्टिसेस हैं। तीनों वर्टिसेस का नाम मैंने दिया हुआ है ए बी सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ax1, b का है x2 y2 और c का है x3 y3। इसमें सीधा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा है यूज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप कोई भी डायरेक्शन यूज कर सकते हैं, ये मैंने अपने समझने के लिए और तरीकों के लिए यूज किया था, कोई भी डायरेक्शन आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये है, एरिया ऑफ ट्राइंगल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको अभी समझा दूंगा, बहुत ही आसान तरीके से इस फॉर्मूले को रख दूंगा कि हाफ ऑफ, ये मॉड याद रखिएगा, मॉड पहले से, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव में नहीं होता, तो मॉड ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाई y2 y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाई y1 माइनस y2। काफी बड़ा है। अब आप सोचेंगे कि इसको याद कैसे करना है। तरीका बहुत सिंपल है, कुछ पैटर्न्स
अब हम डेटा साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो कुछ पैटर्न्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब वो पैटर्न क्या फाइंड करना है, आप ध्यान दीजिएगा। हमारे पास कुल टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स है, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। फॉर्मूला में देखिए कैसे फॉर्मूला बनाया गया है। पहले 1, सिर्फ मैं उनके जो नीचे 1 2 लिखे हुए हैं उनके बारे में सिर्फ बात करूंगा, जो उनके सब टाइटल्स है सिर्फ उनके बारे में। मैं एक्स और वाई नहीं बोलूंगा, मैं 1 और 2 बोलूंगा। देखिएगा 1 2 3, यहाँ पे हमने x का 1 यूज किया था तो अब हम x का 2 यूज करेंगे 2। अब हम फिर से वही काउंटिंग शुरू करेंगे, लेकिन अब 2 से 2 3 और 1 तीनों हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम x पे 3 पे आएंगे क्योंकि हमने 1 और 2 दोनों यूज कर लिया है। तो x का 3 और पूरा 1 2 तक हम जाएंगे 1 2, यानी हमको ये काउंटिंग सिर्फ वहां पे यूज करनी है। कौन सी काउंटिंग, सॉरी ये थोड़ा सा 1 2 और 3, ये तीनों उस सेक्शन में आने चाहिए। अगर 1 आ गया तो 2 3 भी बच आना चाहिए, 2 आ गया तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे फिर 1 पे जाएंगे, अगर 3 पहले आ गया तो फिर हम 1 और 2 से स्टार्ट करेंगे। मैं फिर से आपको समझा देता हूं, अगर कोई समझने में दिक्कत हुई हो तो आप ध्यान दीजिए। पहले हम x1 से शुरू करेंगे, जैसे कि x1 पहले हम, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए कि ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा वो x होगा और ब्रैकेट के अंदर हमेशा y होगा और y सब्सट्रैक्ट होगा, इतना तो याद रखना पड़ेगा। उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे तरीका याद करने का। ये 1, फिर ये देखिए 2, ये 3, फिर उसके बाद हम 1 यूज कर चुके हैं तो अब हम 2 यूज करेंगे 2 3, लेकिन हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट है, हमको तीनों कोऑर्डिनेट को कैसे यूज करना है, फिर हम 1 आएंगे। उसके बाद अब हम 3, अब हम फिर काउंटिंग को शुरू करेंगे। अब हम उल्टा नहीं जाएंगे, अब हम वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कुछ ऐसे हमको जाना है 1 2 और 3। और हमको कौन सी डायरेक्शन यूज करनी है इसमें, हमको ये वाली डायरेक्शन यूज करनी है हमेशा। अगर हम 3 पे हैं तो हम 1 से 3 की तरफ जाएंगे, अगर हम 3 पे हैं तो 1 से 2 की तरफ जाएंगे। अब देखिए पहले वाले में अगर हम x1 है तो फिर हमने y2 y3, यानी x1 से y2 y3 पे गए। हम x2 पे हैं यानी 2 पे थे तो हम y3 y1 पे गए, यानी 3 से y1 की तरफ गए। और हम x3 पे हैं जहाँ की हम ये हैं तो हम ये 3 से 1 पे गए और 1 से 2 पे गए, यानी 1 से 2 पे गए। ये बात हमको याद रखनी पड़ेगी। ये बहुत ही आसान तरीका है, एक दो बार इस तरीके को आप याद करने की कोशिश करेंगे, याद हो जाएगा। फॉर्मूला पे चिंता करने की जरूरत नहीं, ये याद होना चाहिए कि अंदर y होता है जो कि सब्सट्रैक्ट होता है और बाहर सिर्फ x होता है। ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट। अब हम आगे बढ़ेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कुछ पॉइंट्स के बारे में, अभी हम पढ़ेंगे उन पॉइंट्स को जोड़ने वाले लाइन के बारे में। अब देखिए, अब उन पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं एक बात और दिखा देना चाहूंगा कि मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, सॉरी थोड़ा सा और अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं। ये सबस्क्रिप्ट मिट जा रहा है, ये पॉइंट है और इधर ये पॉइंट है। तो x2 y2 और x1 y1 कोई दो पॉइंट है, ठीक। और उन दोनों पॉइंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ हुई है, की गई है, ये येलो लाइन जो मैंने पहले से ड्रॉ की है, आप देख सकते हैं। अब ये लाइन कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है नीचे, इससे कोई ना कोई तो एंगल बनाएगी ही बनाएगी। तो अब स्लोप क्या होता है, स्लोप इस लाइन का कैसे निकलेगा। पहली बात मैं कुछ बता दूं कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये लाइन गई है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस लाइन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही बताया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बहुत यूज होगी। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस लाइन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना भी एंगल थीटा बनेगा, उस एंगल थीटा को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलेंगे। मैंने नोट्स में उसको यहाँ पे डिनोट कर दिया है पहले से कि जो थीटा होगा, थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक। और कैसा थीटा, ये भी बात है, द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब कौन सा थीटा, अगर आप ये भी तो बोल सकते हैं कि ये वाला भी एंगल तो थीटा क्रिएट करेगा, जी नहीं, हमको कौन सा एंगल चाहिए, वो एंगल जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस लाइन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, उस एंगल को हम थीटा बोलेंगे और उस एंगल को बोलेंगे हम यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जी हाँ। अब स्लोप क्या होता है, जब कभी भी हम स्लोप किसी पॉइंट का निकालेंगे तो स्लोप निकालने का मतलब होता है एक तरीके से कि कितने तरीके के चेंजेस हुए या क्या चेंजेस हुए। अगर हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे थे और हम इस पॉइंट पे चले गए तो चेंजेस क्या होंगे, पहला चेंज कि हम इस डायरेक्शन में गए और एक और चेंज हम
ने इस डायरेक्शन में एक चेंजेस किए, हमने दो चेंजेस किए। अब इस तरीके के जो मैंने बनाया दो लाइन, इसको बोलते हैं रन, इसको बोलते हैं राइज। यानी हम मेथड यूज करेंगे रन और राइज मेथड का। इसको सीधा हम बोल सकते हैं राइज अपॉन रन मेथड, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आपको याद होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब भी हम यूज कर रहे हैं, और किस केस में हम यूज कर रहे हैं, जब हमको एक थीटा पता है यानी एक एंगल पता है। और जब कभी भी हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज करते हैं और थीटा हमको पता होता है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें आता है? tan थीटा। जी हाँ। और जब भी tan थीटा आएगा, तो किसी भी लाइन से जो भी उसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी थीटा बन रहा होगा, उस थीटा का tan थीटा, यानी उस थीटा का tan, वही उस लाइन का स्लोप होगा। और उस स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। जी हाँ, tan थीटा किसी भी लाइन का वही उसका स्लोप डिनोट करेगा। अब आगे एक और पॉइंट है, आप उसमें देख के सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखा है, m इक्वल्स टू tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा y1 माइनस y2। तो ये वाला भी एंगल हमारे पास बचा। वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं। ये वाला एंगल बचा, जो कि ये थीटा था, तो एक स्ट्रेट लाइन 180 बनाती है, तो ये बचा हुआ एंगल 180 माइनस थीटा होगा। ये भी एक तरीके का स्लोप ही है, ये भी एक तरीके का स्लोप ही है इधर वाला हिस्सा। लेकिन tan 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan थीटा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस tan थीटा था, ये माइनस tan थीटा है, और स्लोप भी वही होगा। अब ये माइनस क्यों आया, मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा ही जाएंगे कि मैथ्स के लिए ये वाला tan के लिए ये वाला क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और ये निगेटिव होता है। तो tan जब 90 से और 90 के बीच में था, यानी ये वाला हिस्सा तो पॉजिटिव था। लेकिन जब वो 180 माइनस थीटा हुआ, यानी 180 यानी इस वाले क्वाड्रेंट में आया, तो वो निगेटिव हो गया। और tan को पॉजिटिव बनाने के लिए एक और निगेटिव से मल्टीप्लाई किया गया, जो ये निगेटिव है, और फिर वो हमको जाके एक पॉजिटिव स्लोप देगा। अगर ये आपको नहीं समझ में आता, आप मैथ्स के उस वाले बैकग्राउंड से नहीं है, या आपने कुछ अलग तरीके से स्टार्ट किया, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, इससे आपके सारे क्वेश्चंस बीएस डिग्री में सॉल्व हो जाएंगे कि m इक्वल टू tan थीटा, जो भी थीटा क्रिएट होगा उसका tan थीटा जब हम ले लेंगे, तो वही स्लोप आएगा उसका। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने नोट्स में कुछ चीजें पहले से लिखी हुई हैं कि हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक लाइन, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने नोट्स में नोट किया है बता देता हूँ। अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इक्वल्स टू थीटा 0 m tan इक्वल्स टू 0। और जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है उसका थीटा 90 और उसका tan 90 नॉट डिफाइंड, यानी उसका स्लोप नहीं डिफाइंड होता है। कहने का क्या मतलब, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है, ये मान लेते हैं ये लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, ये लाइन परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। आप बोलेंगे कि अब तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। और आपको एक बात पता है कि tan 90 की वैल्यू क्या होती है? tan 90 की वैल्यू होती है 0। tan 90 की वैल्यू होती है 0। यानी एक और बात आपने ध्यान दिया कि ये जो लाइन है, वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, या तो ये परपेंडिकुलर बोल सकते हैं एक्स एक्सिस के, या तो आप पैरेलल बोल सकते हैं वाई एक्सिस के। तो जब कभी भी कोई भी लाइन पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, सॉरी tan नॉट डिफाइंड, यानी इसका कोई स्लोप ही नहीं आएगा। जो भी लाइन परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस के और पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, उसका कोई भी स्लोप नहीं डिफाइन होगा। लेकिन अब अगली जो लाइन है, मान लेते हैं वो लाइन कुछ ये है, ऐसे है। तो इसमें क्या खासियत है, ये जो लाइन है, ये लाइन परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के, लेकिन पैरेलल है एक्स एक्सिस के। और एक्स एक्सिस के जो लाइन पैरेलल होती है, अगर इस लाइन को हम थोड़ा सा और नीचे लेके आए, तो ये एक्स एक्सिस से कोई एंगल ही नहीं बना रही है, उसके ऊपर ये सीधा ऐसे लाई कर जाएगी और एंगल 0 हो जाएगा। तो tan 0 की वैल्यू होती है 0, जो कि मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है। और जो भी लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, उसका स्लोप 0 आएगा, और जो भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी उसका स्लोप डिफाइन ही नहीं होगा।
ये मैंने आपको 180 माइनस थीटा बता दिया, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब हम आते हैं कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्लेन पैरेलल लाइंस वाया स्लोप। अब हमने बता दिया कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो, लेकिन लाइन एक दूसरे के भी पैरेलल हो सकती हैं उस पूरे इक्वेशन में या उस पूरे प्लेन में। तो हम क्या बोलते हैं, हमारा नोट्स क्या बोलता है कि स्लोप ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस हैं और उनका जो स्लोप है आर सेम। इफ स्लोप ऑफ टू लाइंस आर सेम देन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अगर उन दोनों लाइंस का जो भी स्लोप है, अगर ये दो लाइंस है और दोनों का स्लोप सेम है, इक्वल है, वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और इससे एक और बात हम कह सकते हैं कि दोनों का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो सेम होगा, क्योंकि tan थीटा तो तभी सेम आएगा जब थीटा सेम होगा। तो यहाँ पे हमने पहले से ही एक आपके लिए बना के रखा है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आप देख सकते हैं, लाइन L1 और लाइन L2। लाइन L1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रहा है और लाइन 2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बीटा एंगल बना रहा है। जो कि पहले से हमको पता है कि दोनों का स्लोप इक्वल है। दोनों का स्लोप कब इक्वल होगा, जब दोनों का इंक्लिनेशन यानी अल्फा और बीटा इक्वल होगा। तो मैंने पहले ही लिख दिया कि अगर लाइन L और लाइन 2 पैरेलल है, इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों पैरेलल है। इससे ये बात कंफर्म होती है कि tan अल्फा इक्वल्स टू tan बीटा है, और ये कंफर्म होता है कि इस पहले वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो दूसरे वाले लाइन के स्लोप के बराबर हो सकता है। यानी आप दो चीजें कह सकते हैं, अगर दो लाइन बराबर है तो उनका स्लोप बराबर होगा, सॉरी दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप बराबर होगा। अगर आपको दिया कि दो लाइन और उनका स्लोप पहले से ही आपको बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। इसी तरीके से हम कैरेक्टराइज करेंगे परपेंडिकुलर लाइंस को स्लोप के थ्रू। अब इसमें हमारा नोट्स क्या कहता है, हम ध्यान देंगे कि इफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, इसमें इक्वल या कुछ की बात नहीं है, इसमें प्रोडक्ट आया है। किस चीज का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू लाइंस इज इक्वल टू -1, देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर जो दो लाइंस हैं, मान लेते हैं ये हमारी लाइन L1 है और ये हमारी लाइन L2 है। L1 का जो स्लोप है वो M1 है और लाइन L2 का स्लोप है M2 है। दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, जैसे ही दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा, इसका मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने राइट तरफ, ये रेड लाइन है, इसका अल्फा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब आपको ये बात पता है कि ये तो 90 डिग्री है, यानी अगर जब हम ये बड़ा वाला एंगल निकालेंगे, इसको हम बीटा मान लेते हैं, तो ये हमेशा क्या होगा, ये तो इस अल्फा और इस 90 दोनों का सम होगा। तो वही मैंने आपको यहाँ पे नोट करके पहले से ही नोट्स में रखा है कि आप देख सकते हैं कि जो एंगल बीटा होगा, जो दूसरे पॉइंट का इंक्लिनेशन होगा, वो ये होगा कि अल्फा प्लस 90 डिग्री। तो ये तो आपको इंक्लिनेशन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे मेन बात आपके लिए ये वाला है कि M1 इंटू M2 जो है वो -1 के बराबर है। अगर कोई भी दो लाइंस दी हुई है, अगर कोई भी दो लाइंस आपको दी हुई है और दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आ रहा है, इसका मतलब वो इक्वेशन या वो दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक्स में। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो हमने ऊपर जो चीजें पढ़ी, जो भी दोनों चीजें पढ़ी, अब हम उन दोनों चीजों को यहाँ पे कोशिश करेंगे अप्लाई करने की। अब क्या, रिलेशंस ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड देयर स्लोप्स। मतलब दो लाइन हमको पहले से ही दी हुई हैं, अगर मान लेते हैं हमको दो लाइंस पहले से ही दी हुई हैं, उन दो लाइंस के हमको स्लोप भी पता हो सकते हैं, उन दो लाइंस के हमको एंगल भी पता हो सकते हैं। तो इन चीजों में हम रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्या रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, ये एक एंगल होगा, ये एक एंगल होगा, इस वाले एंगल को ही हम फाइंड करते हैं, जिस एंगल को हम थीटा कहते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी सॉरी सॉरी इस एंगल को हम फाई कहते हैं। इस एंगल को हम पता करने की कोशिश करते हैं और इस वाले एंगल को हम फाई कहते हैं। ये फाई वाला एंगल, अगर थीटा आप निकालेंगे तो फाई निकालेंगे, फाई निकालेंगे तो आप थीटा निकालेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन थीटा का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। और क्या हम पढ़ेंगे कि दो लाइंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो लाइंस हैं, एक इधर गई एक इधर गई, अल्फा 1 अल्फा 2 थीटा फाई। ये जो लाइन है हमारे पास, ये सामने से जो लाइन आई है, ये एक लाइन,
और फिर ये दूसरी लाइन। इन दोनों लाइन के इंक्लिनेशन मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ये एक लाइन का इंक्लिनेशन हमने यहाँ पे फाई टू डिनोट किया है और एक लाइन का इंक्लिनेशन हमने यहाँ पे फाई वन डिनोट किया है। और फिर एक और बात आप नोट्स में ध्यान दे रहे हैं कि ये जो थीटा है ये इन दोनों के बीच का छोटा वाला एंगल है। छोटा वाला एंगल का मतलब क्या? ये जो फाई एंगल है ये ऑब्ट्यूज वाला एंगल है, यानी ये 90 या 90 से ज्यादा होगा, लेकिन ये जो एक्यूट वाला एंगल है उसकी हम वैल्यू निकालने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जब हम उसकी वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा निकालेंगे, ना कि थीटा। अब ये जो पहले थीटा हमने यहाँ पे डिनोट करके पहले से रखा उसको हम कैसे लिख सकते हैं? फाई टू माइनस फाई वन। अब ये कैसे? जो ये एक एंगल है इसके पास, ये एंगल कुछ होगा और ये दूसरा वाला एंगल कुछ होगा। इन्हीं दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही इस दोनों लाइन के बीच का एंगल है। तो पहले तो हमें थीटा आराम से मिल जाएगा जब दोनों लाइन का इंक्लिनेशन दिया होगा। अब हम उस थीटा को, या अगर हम tan थीटा ही निकालना चाहते हैं तो उसको कैसे निकालेंगे? सेकेंड वाले लाइन का स्लोप माइनस फर्स्ट वाले लाइन का स्लोप 1 प्लस m1 m2, और फिर हम पूरे इक्वेशन पे हम मॉड लगा देंगे। फिर से अगर यहाँ पे किसी को ये डाउट होता है कि हम क्या पहले m1 m2 रखेंगे या m2 m1 रखेंगे, कुछ भी आप रख सकते हैं क्योंकि फिर से यहाँ पे दोनों तरफ मॉड लग चुका है। तो m2 माइनस m1 रखें या m1 माइनस m2, तो हम दोनों के पहले स्लोप को सब्सट्रैक्ट करेंगे और नीचे 1 प्लस दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके हम tan थीटा ला देंगे। हम फाई लाना चाहते हैं तो जैसे ये वाला एंगल थीटा था, अब हम ये वाला एंगल बचा हुआ एंगल फाई लेके आएंगे। तो जैसे कि हमको ये पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल होता है, तो अगर थीटा एक एंगल निकल गया तो दूसरा हमें 180 माइनस थीटा मिल सकता है या तो फाई मिल सकता है। तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होगा। अब आपको ये ध्यान में देने वाली बात है, मैंने बोला कि सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अगर m1 माइनस m2 पहले रखते हैं और m2 1 माइनस m1, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक बोल दिया ऊपर कि नहीं कि वैसे रख सकते हैं। आपको पहले सेकंड वाले का ही रखना होगा फिर फर्स्ट वाले का रखना होगा। यहाँ पे फर्स्ट वाले का, यहाँ पे सेकंड वाले का। आप जिसका भी पहले स्लोप रखेंगे, याद रखिएगा, अगर ये लाइन L1 है हमारे पास और ये लाइन L2 है, तो जिसका भी हम स्लोप पहले रखेंगे उसके स्लोप से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले लाइन की तरफ जाएंगे और उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा एंगल होगा। कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ। पहले हमने रखा पहले वाले फॉर्मूले में m1 सॉरी m2, हमने यहाँ पे m2 पहले रखा, तो किसका m2 है? L2 का। और उसके बाद दूसरा कौन सा हमने रखा? L1 रखा। अब इन दोनों के बीच में पहले जो ऊपर से नीचे लाइन आई है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला एंगल बन रहा है, इसी वाले एंगल को हम बोलेंगे कौन सा? इसी वाले एंगल को बोलेंगे हम थीटा। अगर आप बोलेंगे कि ये वाला एंगल जाना चाहते हैं तो मैं पहले बता दूं, ये ऊपर और दोनों नीचे वाला एंगल इक्वल है, तो हम उस पहले वाली लाइन से दूसरे वाले लाइन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे थोड़ा सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन का रूल आता है, और यहाँ पे अगर हम पहले m1 रखते हैं, यानी अगर हम पहले ये वाली लाइन रखते हैं और फिर m2 रखते हैं, यानी ये वाली लाइन रखते हैं, यानी हम इस वाली लाइन से इस वाली लाइन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे और वो एंगल मिलेगा। यानी जो स्लोप हम पहले रखेंगे उस स्लोप से दूसरे वाले स्लोप की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि दो लाइन कट हो रही है तो जो अक्यूट वाला एंगल बनेगा उसके लिए m2 रखते हैं और जो ऑब्ट्यूज वाला एंगल बनेगा उसके लिए m1 रखते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे और भी अच्छे तरीके से सब डिनोट करके रख दिया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। अब बात आती है, हमने पॉइंट्स पढ़े, लाइंस भी पढ़ी, लेकिन लाइंस डिनोट कैसे करते हैं? लाइंस अब हम बताएंगे कैसे। लाइंस का इक्वेशन शायद आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है नोट्स को देखने में, तो मैं हेल्प कर दूंगा। टू रिप्रेजेंट अ लाइन यूनिकली वी नीड 2 पॉइंट्स और 1 पॉइंट एंड इट्स स्लोप। किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हमें 2 पॉइंट चाहिए, एक ये पॉइंट हो एक ये पॉइंट हो। हम उन दोनों पॉइंट को जोड़ के भाई बता सकते हैं कि लाइन क्या है, या तो हमको कोई एक पॉइंट मिल जाए जिससे वो लाइन जा रही हो और फिर हम एक स्लोप उसके बारे में मिल जाए। अब कैसे होगा ये दोनों चीज, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज से शुरू करते हैं। बेसिक चीज में क्या है, पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नोट्स में दो हिस्से करके रखे हैं। पहला कि y इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b। कभी भी कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो हमेशा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और उस लाइन का इक्वेशन वही होगा जिस x कोऑर्डिनेट से वो जा रही होगी। यानी यहाँ पे b से जा रही है तो x इक्वल्स टू b। और जब कभी भी कोई लाइन पैरेलल टू y एक्स एक्सिस होगी
तो वो y के जिस कोऑर्डिनेट से जा रही होगी y इक्वल्स टू a, उसका इक्वेशन हो जाएगा। एक और बात, x एक्सिस का इक्वेशन हमेशा होता है y इक्वल्स टू 0। क्योंकि जब भी हम मान लीजिए हम ग्राफ बना रहे हैं ऐसे, ये हमारे पास एक ग्राफ है, दूसरा ग्राफ हमारे पास ये है, दोनों एक्सिस है। तो हम जब भी एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, या जब भी एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं इस पे, तो हमको एक्स तो चेंज होते हुए दिख रहा है, लेकिन वाई इक्वल्स टू 0 इस पूरे एक्सिस पे मिलेगा। सिमिलर तरीके से अगर हम वाई एक्सिस पे जा रहे हैं तो हमको एक्स इस पे 0 मिलेगा। यानी कहने का क्या मतलब, अगर एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखना है तो वाई इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, और वाई एक्सिस का इक्वेशन लिखना है तो एक्स इक्वल्स टू 0 रखेंगे। अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म। जो मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट मिल जाए, एक स्लोप मिल जाए, हम उस लाइन के इक्वेशन को पता कर लेंगे। तो मान लेते हैं कोई एक पॉइंट P है जो कि एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है, और उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा है, यानी स्लोप हमको मिल जाएगा। अगर हम उस थीटा का tan थीटा निकाल दें, यानी हमको क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा tan थीटा, जो कि हमको किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर, यानी किसके बराबर, स्लोप के बराबर। अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ ज्यादा नहीं करना है, जो पॉइंट दिया होगा, ये दोनों x नॉट और y नॉट पॉइंट दिए हुए हैं, उस पॉइंट्स को यहाँ पे प्लेस कर देना है, और m स्लोप जो है उसको यहाँ पे, यानी फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा कि y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। ये आपका पॉइंट स्लोप फॉर्मूला है। अगर हम मान लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमारा ये पॉइंट जो दिया हुआ है, ये पॉइंट 1,2 है, और हमारे पास स्लोप जो मिला है वो स्लोप हमको 3 मिला है। तो आराम से हो जाएगा। पहले हम y, क्योंकि ये y वेरिएबल है, यही y लाइन के इक्वेशन में y आएगा। ये वाला y जो है ये कोऑर्डिनेट है, जो कि हमको यहाँ पे 2 पहले से दिया हुआ है, तो ये 2 यहाँ पे हो गया, इक्वल्स टू हमारे पास स्लोप 3 मान लिया है हमने, स्लोप 3 हो गया, और x हमारा वेरिएबल है इस वाले इक्वेशन का, x माइनस एक्स नॉट जो है वो यहाँ वाला x का कोऑर्डिनेट है उस गिवन पॉइंट का, और 3। अब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे सीधा, तो x y इक्वल्स टू ये 3x हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और 2 उधर जाएगा, यानी x -1 इस लाइन का इक्वेशन आएगा, जो लाइन 1,2 पॉइंट से पास कर रही होगी, और उसका जो स्लोप होगा 3 गिवन होगा। अब हम इक्वेशन को जानने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे एक और चीज पे, स्लोप वाले पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर tan थीटा दिया हुआ है तो वो स्लोप हो जाएगा उस पॉइंट का। लेकिन अब हम बात करेंगे इस पे कि क्या होगा अगर कोई एक लाइन दो पॉइंट्स के थ्रू से जा रही है, उस या किसी पॉइंट पे, किसी लाइन पे हमने दो पॉइंट्स लिए, तो क्या हम कोऑर्डिनेट से स्लोप निकाल सकते हैं? जी हाँ। तो कोऑर्डिनेट से हम स्लोप कैसे निकालेंगे कि अगर किसी का स्लोप निकालना है और उस पे किसी लाइन पे हम दो पॉइंट्स पा गए, तो हमको क्या करना है, डिफरेंस ऑफ देयर वाई एक्सिस अपॉन डिफरेंस ऑफ देयर एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों को डिवाइड कर देंगे। मतलब जो भी उन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस होगा अपॉन उसके एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के बराबर हम उसको डिवाइड कर देंगे। अब ये भी पूछ सकते हैं कौन सा x1 कौन सा x2, तो इसमें कोई बात नहीं, कोई भी x1 x2 ले सकते हैं, लेकिन हमको ये ध्यान देना होगा जो x1 लेंगे वही हम y1 लेंगे, और जिसका हम x2 लेंगे उसी का y2 हम लेंगे। ये नहीं कि x2 हम इसका ले लिए y2 इसका ले लिए, तो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे जो उसकी स्लोप हमको दे देगा उस लाइन का। अगर हम किसी दो पॉइंट्स को जानते हैं तो वो हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हम एक जो ऊपर हमने ये फॉर्म पढ़ा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका इस्तेमाल करके मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं जो कि काफी यूजफुल रहेगा। तो एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट P 5,6 और स्लोप -2। पहले से ही आपको स्लोप दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है। तो ये लाइन गई है, पॉइंट आपको P यहाँ पे है, और स्लोप हमको पहले से दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम पीछे वाले फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे, y हमारा वैसे ही रहेगा, y नॉट वो पॉइंट है जो हमको दिया हुआ क्वेश्चन में, और x नॉट पॉइंट है, m हमको पहले से दिया हुआ है, और x हमारा वेरिएबल है, क्वेश्चन का ही रहेगा। तो हम देखिए यहाँ पे देखेंगे y हमारा वेरिएबल है दिया है, और हम y नॉट की जगह 6 रखेंगे, क्योंकि y नॉट की जगह हमको 6 पहले से ही इक्वेशन में दे के रखा है। तो y माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू, स्लोप हमको पहले से -2 दे के रखा है, तो -2। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि माइनस कहाँ गया, तो एक और अभी वेट करते हैं, हम इधर की तरफ आते हैं। देखिए x -5 होना चाहिए था, लेकिन जो ये माइनस था 2 के सामने, हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए हमने -5 - x लिखा है, ना कि
x माइनस 5 लिखा है। तो ये बात आपको ध्यान में देनी होगी। और लास्ट में इक्वेशन हमारा कुछ ये बनेगा 16 माइनस 2x। अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ डिफरेंट चीजों की तरफ। सारी चीजें जितने भी हम फॉर्म पढ़ेंगे सारे रिलेटेड एक दूसरे से होंगे, बस हमें फाइंड करना होगा कि कौन सा किस तरीके से रिलेटेड है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म के बारे में। अभी हमने पढ़ा था 1 पॉइंट और स्लोप होना चाहिए। अब हमारे पास अगर 2 पॉइंट है तो क्या हम किसी लाइन की इक्वेशन ले सकते हैं? तो मानते हैं हमारे पास 2 पॉइंट है, ये पॉइंट P(x1) y1 और Q(x2) y2, ये पॉइंट हमारे पास मानते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिनोट करके रखा है येलो लाइन से कि ये जो हमारा P है x1 y1 और Q है हमारा x2 y2। इन दोनों के बीच की ये जो येलो लाइन है इसका इक्वेशन हमको लिखना है। तो इसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? आपको एक बात याद होगी कि ये वाला जो फॉर्म है वन पॉइंट और स्लोप फॉर्म, एक हमको पॉइंट रहेगा y0 x0, और अगर हमको स्लोप m हमको पता रहता तो हम ये इक्वेशन लिख देते। अब इस इक्वेशन में आपको 2 पॉइंट्स पता है लेकिन स्लोप नहीं पता है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया इस m की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो बस हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सारी चीजें सेम रखनी है। इन दोनों में से जो भी x1 या x1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, x0 याद रखिएगा y0 और x0 x1 और y1 को डिनोट कर रहा है। फिर से मैं बता दूं तो फॉर्मूला कुछ ये बनेगा। कैसे बनेगा? y माइनस y0, देख सकते हैं आप दोनों साइड को कंपेयर कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और उसके बाद m की वैल्यू जो है हम पहले से ही देख चुके हैं। m की वैल्यू मैं आपको पहले ही यहाँ पे दिखा दूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, हम पहले ही ये देख चुके हैं। तो हमने क्या किया, बस इस इक्वेशन में इस y m की वैल्यू रख दी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। जैसे ही इस m की वैल्यू को रखा और पहले से ही ये वाला हिस्सा हमारे पास था ही, हमने सेम टू सेम इस हिस्से को यहाँ पे राइट कर दिया। मैं पहले बता दूं x0 y0 यहाँ पे x1 y1 को ही डिनोट कर रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप सीधा x1 y1 ही लिख सकते हैं। इसको इतना ध्यान देने वाली बात नहीं, मैंने बस इस इक्वेशन को इसलिए यहाँ पे लाया ताकि आपको समझ में आ सके कि ये ऊपर वाली इक्वेशन से रिलेटेड है। तो आपका फाइनल इक्वेशन बनेगा जो कि मैंने अच्छे से नोट करके रखा है यहाँ पे, वो कुछ ये वाला इक्वेशन होगा जो कि होगा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये x है सॉरी, कुछ थोड़ा अलग तरीके से बना है, इन ब्रैकेट x माइनस x1। ये तब इस्तेमाल करेंगे जब हमको 2 पॉइंट्स दिए होंगे और किसी एक लाइन का इक्वेशन हमें निकालना होगा। अब हम तुरंत हाथ लगा के इसके एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 5, 10 एंड -4, 2। हमारे पास ये एक लाइन है और ये 2 पॉइंट से होके जा रही है, एक है पॉइंट Q और एक है पॉइंट P। दोनों पॉइंट हमें दे चुके हैं 5, 10 और -4, 2। अब हमको सिर्फ क्या पता करना है, उस लाइन की इक्वेशन। तो उस लाइन की इक्वेशन पता करने के लिए हम फिर इसी फॉर्मूले पे जाएंगे और इस फॉर्मूले का यूज आप देखिए कैसे करना है। y हमको एज इट इज लिख देना है क्योंकि भाई वो वेरिएबल है, हमको y1 रखना है। तो हम इसमें से कोई भी y1 चूज कर सकते हैं, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आखिर में हम जब सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो हम y1 इसमें चूज करते हैं, जो पहले वैल्यू दी गई है उन्हीं को x1 y1, और जो बाद में वैल्यू दी गई है उनको x2 y2 हम ले लेते हैं। तो y1 हमारे लिए यहाँ पे हो गया 10। तो y माइनस वाई जैसे कि फॉर्मूले में दिया है, नीचे हम वैसे लिखेंगे y माइनस 10 इक्वल्स टू, ऊपर फॉर्मूला आप देख सकते हैं y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो हमारे लिए यहाँ पे y2 कौन है, -2 है। तो -2 माइनस 10, y1 हमारे लिए 10 है अपॉन -4 हमारे लिए x1 है और 5 हमारे लिए x2 है। तो -4 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे x1 यहाँ पे था तो जो भी 5 यहाँ पे x1 हमने उसको काउंट किया है वो वहां पे आ जाएगा। अब सबसे लास्ट में क्या बात आती है कि इसको बस इक्वेट कर देना है। जैसे ही इस इक्वेशन को खोल के आप सॉल्व करेंगे आपको लास्ट में ये वाला हिस्सा मिलेगा और यही होगा उस लाइन का इक्वेशन, 3y इक्वल्स टू 4x प्लस 10। फॉर्म के साथ मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी करा दिया। अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो कि है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। हमने क्या पढ़ा अभी, पॉइंट और स्लोप पढ़ा, फिर उसके बाद हमने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे स्लोप और इंटरसेप्ट के फॉर्म में। पहली बात तो इंटरसेप्ट होता क्या है मैं आपको बता दूं। जो भी हम इंटरसेप्ट की बात करेंगे पहले वो हमको डिनोट करेगा कि y इंटरसेप्ट है या x इंटरसेप्ट है। मोस्टली हम जब भी इंटरसेप्ट बोलेंगे हम y इंटरसेप्ट की ही बात करेंगे।
तो जब लाइन किसी एक्सिस को कट करती है उसके किसी पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे वो लाइन उस एक्सिस को कट करती है उसी पॉइंट को उस एक्सिस का इंटरसेप्ट बोलते हैं। यानी ये जो लाइन आपको येलो वाली दिख रही है ये वाई एक्सिस को 0, C पे कट कर रही है, यानी वाई एक्सिस का इस लाइन पे इंटरसेप्ट सी है। जी हाँ, वाई इंटरसेप्ट पे इस लाइन का इंटरसेप्ट सी है। अब इसी हम, क्योंकि हमको ये लाइन पता है, इस लाइन का स्लोप हमको पहले से दे रखा है m है, हमको एक पॉइंट मिल गया। यानी आप फिर से देख सकते हैं, हमको एक स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, हम उस इक्वेशन का इस्तेमाल करके स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है जो इक्वेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। y माइनस वाई नॉट करेंगे जो कि हमको c पहले से दे रखा है, इक्वल्स टू m x माइनस एक्स नॉट जो कि हमको पहले पता है 0 है क्योंकि ये y एक्सिस पे है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। और ये कौन सी इक्वेशन है? ये वही इक्वेशन है जब हमको y इंटरसेप्ट पता हो और स्लोप उस लाइन का m हो। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले से डिनोट करके रखा कि फॉर y इंटरसेप्ट। सिमिलर तरीके से अगर आपको y इंटरसेप्ट नहीं पता है, x इंटरसेप्ट पता है, तो उस लाइन के लिए इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू m x माइनस डी, जो कि d जो है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जिस पॉइंट पे वो लाइन x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है। मैंने आप लोगों के लिए दोनों काफी अच्छे से यहाँ पे डिनोट कर दिए हैं, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको, ताकि हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। इसके साथ आगे बढ़ते ही एक एग्जाम्पल हम लोग तुरंत कर लेते हैं ताकि ये डाउट हमारा यहीं पे क्लियर हो जाए कि अगर कोई डाउट रह गया है तो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन पता करना है जिसका स्लोप हमको पहले से ही हाफ दे रखा है और y इंटरसेप्ट -3/2 दिया हुआ है। तो y इंटरसेप्ट हमको -3/2 दिया हुआ है। y का हमको फॉर्मूला पता है कि जब y इंटरसेप्ट होता है तो वो होता है y इज इक्वल्स टू m x प्लस c। और इसमें c क्या होता है? y इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट होता है। c पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। c ये हमारा y इंटरसेप्ट के लिए फॉर्मूला होता है। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, y हम एज इट इज यहाँ पे रख दिए, देख सकते हैं इक्वेशन में हमने रख दिया। m की जगह पे अब हम हाफ रख देंगे क्योंकि स्लोप हमको पहले ही दे रखा है, प्लस c जो हमको -3/2 दिया है, जो c की वैल्यू रहेगी हम सिंबल के साथ उसको इक्वेशन में एज इट इज रखेंगे, जो कि यहाँ पे -3/2 है। तो हमको ये सारा इक्वेशन और फॉर्मूला यूज करने के बाद हमको ये मिला कि लाइन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू y हाफ ऑफ x -3/2। ये था हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम आगे बढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब हमने स्लोप पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट और एक स्लोप लेके पढ़ा, फिर उसके बाद हमने दो पॉइंट लेके पढ़ा, फिर हमने इंटरसेप्ट और स्लोप लेके पढ़ा। अब हम सिर्फ इंटरसेप्ट लेके पढ़ेंगे। इंटरसेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंटरसेप्ट है क्या। इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे वो लाइन किसी भी एक्सिस को कट करेगा। हम ये डिनोट करेंगे कि किस एक्सिस को डिनोट कट कर रहा है, तो उस हिसाब से उसका नेमिंग बोलेंगे कि ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है या वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है। अब हम 2 पॉइंट फॉर्म को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट पहले से पता है, एक a,0 और एक b,0, क्योंकि वो y इंटरसेप्ट को 0,b पे और x इंटरसेप्ट को a,0 पे कट कर रहा है। यानी एक तरीके से हमारे लिए इस लाइन पे 2 पॉइंट्स हमको पता है। अब हम 2 पॉइंट्स सिस्टम का फॉर्म का यूज करके ये इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिए, y माइनस y1 जो कि जो कि इसमें 0 है, b माइनस 0, y2 माइनस y1 अपॉन 0 माइनस a, ये हमारा x2 है, ये हमारा x1 है, और फिर x माइनस a की x1 है, जो हमने 2 पॉइंट फॉर्म में पढ़ा था। ये देखिए, ये तो सॉल्व करेंगे, जो भी करेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको यहाँ पे स्टार मार्क करके दिखाया है पहले से, जो कि हमने पहले डिनोट यहाँ पे करके रखा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला हिस्सा। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 1। अब आप सोच सकते हैं ये आया कैसे। पहले तो हम इस वाले हिस्से को जब सॉल्व करेंगे तब अपने आप आ जाएगा, लेकिन इसका सबसे डायरेक्ट मेथड ये है कि इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। इक्वेशन लिखने का तरीका, हम x लिखेंगे, x के नीचे वो पॉइंट लिखेंगे, वो कोऑर्डिनेट लिखेंगे जिस कोऑर्डिनेट पे वो लाइन x को इंटरसेप्ट कर रही है। a पे कर रही है, हम a लिखेंगे, प्लस अब हम y लिखेंगे, और y लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे वो लाइन y एक्सिस को इंटरसेप्ट करिए वो नीचे लिख के सिर्फ 1 से इक्वेट कर देंगे। इजी, इसमें कोई मेहनत नहीं है, सबसे आसान
यही होता है, यही फॉर्म होता है, इसमें कोई आपको मेहनत नहीं करनी। इंटरसेप्ट आपको दोनों दिया होता है, दोनों इंटरसेप्ट देने के बाद एक्स 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 के नीचे एक्स 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 कोऑर्डिनेट जहां पे वो कट कर रहा है, और वाई पे के नीचे वाई का इंटरसेप्ट फॉर्म, बस। और सिर्फ उसको हम 1 से इक्वेट कर देते हैं, उससे ज्यादा हमको नहीं करना होता है। चलिए हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं यहीं पे, आगे बहुत नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी हमको, हम यहीं पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये हमको पहले से ही दिया हुआ है। अब हमको ये दिया हुआ है कि जो हमारा y इंटरसेप्ट है वो 3 है और x इंटरसेप्ट 2 है, यानी y को 0,3 पे और 2 को y। तो इस लाइन का जो मान लेते हैं, ये लाइन अगर L1 है तो L1 का इक्वेशन क्या होगा, हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हम सिर्फ लिखेंगे x अपॉन x को, ये लाइन, एक मिनट x में थोड़ा और क्लियर लिख दूं, थोड़ा सा k जैसा हो जा रहा है, अपॉन हमको ये कट कर रहा है 2 पे, तो हम इसके नीचे 2 एज इट इज लिख देंगे, प्लस y। अब हमको y का इंटरसेप्ट चाहिए जो कि यहाँ पे 3 है, 3 इक्वल्स टू 1। ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन आ गया, इक्वेशन आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा। तो इक्वेशन लास्ट में कुछ ऐसी बनेगी, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। ये इक्वेशन बनेगी। तो दोनों इक्वेशन लेजिटिमेट है, जो आपको सही लगे, जहां तक आप करना चाहें वहां तक कर सकते हैं। लेकिन ये आपका है इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आपको बहुत ही जरूरी है। अब हम आगे बढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पे। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या, जितने भी हमने फॉर्म पढ़े, कौन कौन से फॉर्म पढ़े, यहाँ पे सारे फॉर्म्स पहले से ही डिनोटेड है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म, ये 4 फॉर्म हमने पढ़े। लेकिन हम लाइन को अलग अलग से डिनोट करेंगे तो काम कैसे चलेगा, हमको कोई एक चीज पकड़नी होगी जिससे हम डिनोट कर सकें। तो एक जनरल फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, और जनरल फॉर्मूला को लिखते हैं हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, क्या ध्यान में देने वाली बात है कि ए के साथ एक्स है, मतलब एक्स के साथ ए है, यानी एक्स जो हमारा वेरिएबल था हर लाइन में आ रहा था वो भी है। बी वाई, वाई के साथ कोई कोफिशिएंट होगा नहीं होगा वो तो देखेंगे, वाई भी है। और सी जो हमारे इंटरसेप्ट थे वो भी है यहाँ पे। तो हमारे पास ये एक जनरल इक्वेशन बन गया। लेकिन इस इक्वेशन को अब हम कंपेयर करेंगे अपने चारों इक्वेशन से, ताकि उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन निकाल सके। तो मैं आपको जहां तक बताने की कोशिश करूंगा कि ये जनरल इक्वेशन जो है, इनसे आप अगर अभी कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ही मेहनत वाला काम लगेगा कि ये ऐसे कंपेयर करें, याद करें, ऐसा करें, बिल्कुल नहीं। जब आप ये इक्वेशन फॉर्म करेंगे और जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट में ऐसा ही कुछ बनेगा। और सिर्फ ये वाली इक्वेशन ही नहीं, आप जब चारों इक्वेशन को, ये जितनी भी चारों इक्वेशन दी हुई हैं, जब आप इनको सॉल्व करके लास्ट में जाएंगे तो कुछ ऐसे ही बनेगा। और ज्यादा दूर एग्जाम्पल नहीं इस बात का, हमने इस बात को यहीं पे देखा। जैसे यहाँ पे इसको किया, ये 6 आ गया, तो 6 इधर चला जाएगा तो -6। तो आप देख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में इसको हमने आखिर में पहले कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी आप इसको सॉल्व करके यहाँ पे लेके आएंगे तो अपने आप वो दिख जाएगा। अभी इतना सब याद करना बहुत ही मेहनत वाला काम है, जिसका कोई उतना मतलब नहीं है। तो आप सीधा एक काम कर सकते हैं कि आप पहले इस इक्वेशन को बनाइए, सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके लास्ट में इस तरीके का इक्वेशन बनेगा, आप वहां से इक्वेट कर सकते हैं कि क्या आपको दिख रहा है। हाँ, एक दो चीजें आप याद रख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये वाला एक पॉइंट है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, जो कि हमको दे रहा है क्या, a माइनस माइनस ए बाई बी। हमको ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरीके का स्लोप है जो कि माइनस ए बाई बी है, माइनस ए बाई बी है, माइनस ए बाई बी। आप देख सकते हैं स्लोप हर जगह माइनस ए बाई बी है। तो एक चीज आप याद रख सकते हैं कि स्लोप अगर जनरल इक्वेशन है तो आप सीधा उससे निकाल सकते हैं कि माइनस ए बाई बी आपका स्लोप है। ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन थी। अब हम एक और चीज पे ध्यान देंगे कि अगर हमें दो लाइन दी हुई है, पहला लाइन L1 a1x प्लस b1 y प्लस c1, और दूसरी लाइन a2x प्लस b2 y प्लस c2, तो हम इससे क्या ध्यान में ला सकते हैं। एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर हम इस इक्वेशन से लाइन में
स्लोप लाना चाहते हैं तो हम ला सकते हैं माइनस ए बाई बी, और यहाँ पे भी माइनस ए बाई बी करके हम दोनों लाइन का स्लोप तो पता कर सकते हैं। अब स्लोप पता करने के बाद एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि अगर वो दोनों लाइन पैरेलल हैं तो याद रखिएगा A1B2 और A2B2 दोनों का प्रोडक्ट एक दूसरे के बराबर होगा। जी हाँ, और कैसे? जैसे कि क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं M1 M2 है, तो मैंने पहले ही बताया कि स्लोप में जो भी पैरेलल होंगे वो M1 बराबर M2 होगा, दोनों का स्लोप एक दूसरे के बराबर होगा क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस है। अब पैरेलल लाइंस होने की वजह से क्या होगा कि माइनस ऑफ A1 अपॉन B1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ A2B2 के, जो कि हम पहले ही यहाँ पे इक्वेशन में देख चुके हैं। अब A2B2 के बराबर हो जाएगा तब ये निगेटिव वाला इस निगेटिव से कट जाएगा। अब इन दोनों निगेटिव के कटने के बाद अब हम सिर्फ नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और वही हमको यहाँ पे देगा A1B2 इज इक्वल्स टू A2B2। तो आपको ये समझ में आया कि अगर पैरेलल लाइंस है तो कुछ ऐसा होगा। अब एक और बात, परपेंडिकुलर लाइन से अगर दोनों परपेंडिकुलर लाइन है तो A1A2 प्लस B1B2 की वैल्यू 0 होगी। इसमें भी ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, पहले जो हमको पता है कि दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो -1 होता है, तो बस उसी तरीके से जो भी M1 और M2 की वैल्यू हम वो रख देंगे, और जैसे ही रखेंगे हमको A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू 0 दोनों को ऐड करते हुए दिखेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने या तो पढ़ा पॉइंट पॉइंट या तो लाइन, अब हम पढ़ेंगे पॉइंट और दोनों ए लाइन दोनों एक साथ पढ़ेंगे। तो पॉइंट्स, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी भी पॉइंट का, मान लेते हैं वो पॉइंट हमारे इस केस में ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P का इस लाइन L से कितना डिस्टेंस है हम यही पता करना चाहते हैं। तो किसी पॉइंट का किसी लाइन से कौन सा डिस्टेंस, आप कह सकते हैं कई सारे डिस्टेंस, ये भी एक डिस्टेंस हो सकता है, फिर इस पॉइंट का ये भी एक डिस्टेंस हो सकता है, डिस्टेंस तो कई सारे हो सकते हैं। तो हम कुछ ऐसा जनरलाइज करेंगे जो हम हमारे लिए हेल्पफुल हो। तो सबसे छोटा डिस्टेंस, और किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पे सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उस पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर। जी हाँ, उस पॉइंट से उस लाइन पे जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हमको सबसे छोटा लाइन मिलेगा, और वो लाइन कुछ इस तरीके से होगा। तो अब मान लेते हैं कि ये P पॉइंट है, तो हमने जो ये पॉइंट पे इस लाइन पे लाए, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं Q। अब पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से वही होगी जो P और Q की डिस्टेंस होगी। तो हम मान लेते हैं जो लाइन L है, इस लाइन का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन कुछ इस तरीके से हमको दिया हुआ है, ax1 प्लस by1 प्लस c। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, pq की वैल्यू लाने के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, इस x1 को उठा के इस x1 की जगह पे, एक्चुअली थोड़ा सा इसमें गलत तरीके से लिख दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ इस तरीके से होगी, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ax प्लस by। जी हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ ऐसे होगी, ax प्लस by प्लस c होगी, और उसमें हम जब डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे p और q की, मतलब इस लाइन की, तो हम जो ये x1 है ये हम x की जगह पे रख देंगे, और जो y1 है इसको हम y की जगह पे रख देंगे, और फिर हम नीचे उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम का अंडर रूट रख देंगे, यानी हमें डायरेक्ट फॉर्मूला जो मिलेगा वो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। ये मैं फिर से कर देता हूँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया, x1 नहीं सिर्फ a और y होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं pq की वैल्यू क्या है, a, x1 जो पॉइंट, जिस पॉइंट को हमको डिस्टेंस निकालना था, b, y की जगह पे वो पॉइंट जो y कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का जिसका डिस्टेंस निकालना था, प्लस c एज इट इज रखेंगे, और नीचे x और y के जो भी कोऑर्डिनेट्स, जो भी कोफिशिएंट थे उन कोफिशिएंट का स्क्वायर करके डिवीजन, मतलब ये फॉर्मूला होगा, आपको ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस की। हमने एक लाइन और एक पॉइंट के बारे में बात किया, अब हम दो लाइन और पॉइंट के बारे में, दो लाइन के बारे में बात करेंगे। ये एक हमारी लाइन L1 है, ये हमारी लाइन L2 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और फिर वही बात है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, दो लाइन के बीच की डिस्टेंस भी वही हो, कुछ उसी तरीके से होगी, उन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जिसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये हर जगह इक्वल होगी, क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह सेम होती है। तो इसमें ज्यादा मेहनत वाली बात नहीं, सबसे इजी केस यही होता है कि आपके पास दिया हुआ है एक इक्वेशन
L1 की, एक इक्वेशन L2 की, और ये जो D है ये हमारा वो पॉइंट, वो डिस्टेंस है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये येलो लाइन की लेंथ को ही हम D बोल रहे हैं। तो जो D है वो हमारा क्या होगा, मॉड ऑफ C1 माइनस C2, और वो C1 C2 कौन सा है, जो इक्वेशन में हमको पहले से ही दिया हुआ है। मैं फिर से बता दूं कि जो लाइन में के इक्वेशन में वो C1 C2 दिया रहेगा, बस सिर्फ उसी का हमको यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, वो जो डिस्टेंस होगी D इज इक्वल्स टू मॉड लेंगे और C1 और C2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे अपॉन जो हम ऊपर वाले डिफरेंस में नीचे रख रहे थे, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, वही हम यहाँ पे भी रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, C1 और C2 को ला देंगे। यानी सबसे आसान होता है पैरेलल के बीच का डिफरेंस निकालना, और वो डिफरेंस कुछ इस तरीके से निकलता है, वो डिस्टेंस कुछ इस तरीके से, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर आप सोच रहे हो तो यही ए और बी है, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला राइट करने में अल्फाबेट्स का चेंजेस हो गया, लेकिन ये ए बी यही कोफिशिएंट है ए और बी के। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो कि दो चीजें हमने ऊपर पढ़ी हैं, उन दोनों ऊपर दी गई हुई चीजों को आंसर में लाने की कोशिश करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3, -5 फ्रॉम अ लाइन ये 3x माइनस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0। तो हम जनरल फॉर्मूला देखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी, और उस फॉर्मूले को इससे हम रिलेट करेंगे। तो हम रिलेट करने पे क्या पा रहे हैं, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू -26 है। हम वो दो कोऑर्डिनेट्स भी पता है हमको x1 y1 जो कि है 3, -5। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको दिए गए फॉर्मूले में सीधा उसके साथ रख देना है। हम a में हमारा a3 है, तो हम इस x की जगह पे ये वाला 3 रख देंगे, तो हमने यहाँ पे रख दिया। -4y हमारे पास, तो -4 रखा और y की जगह पे हमको दे रखा है -5, हमने -5 यहाँ पे रख दिया, और c हमारा एज इट इज -26 रख देंगे। हमारे पास a हमको पहले से मिल चुका है 3 और b मिल चुका है -4, दोनों का स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और हमको पता है कि जब भी अंडर रूट में 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का सम रहे हमेशा अंडर रूट से बाहर 5 आता है। जब हम पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3/5। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले अपने एक और एग्जांपल पे कि दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइन पहली वाली ये और दूसरी ये, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसमें हमको सिर्फ एक ही चीज ध्यान देनी है कि C1 C2 की वैल्यू क्या है। C1 7 है, C2 की वैल्यू 5 है, तो हम C1 C2 करें या C2 C1 करें, क्योंकि ये मॉड है तो हमको कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो 7 माइनस 5 हमको 2 मिल जाएगा, ऊपर ही मिल जाएगा, और नीचे वाले जो A और B का स्क्वायर का रूट हमको निकालना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे हमको पता होता है कि अगर स्क्वायर है 3 और 4 का रूट के अंदर है तो बाहर 5 की वैल्यू ही आएगी। मैंने दोनों तरीके के आपके ऑप्शंस को बता दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट, थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप इस टॉपिक को पहली बार देख रहे हो, तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा टाइम लेंगे इस पे हल्का सा। मान लेते कोई एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट में कुछ हमको इस तरीके के वैल्यूज मिले कि x1 था तो 2 मिल रहा था, y x5 था तो 4 मिल रहा था, 1 मिल रहा था तो 7, और उस पॉइंट को हमने कुछ इस तरीके से डिनोट किया। पहले मैं बता दूं ये एग्जैक्टली इसी ग्राफ के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन है कुछ ऐसा ही। हमको एक कोई ऐसी लाइन पता करनी है जो इस लाइन इसको फिट करे। तो हमारे पास स्टार्टिंग में कुछ लाइंस ऐसी हैं, तो अगर हम सोचें कि एक लाइन हम इसके थ्रू लेके जाएं, मान लीजिए एक लाइन हम ऐसे लेके गए, ठीक, और फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि एक और लाइन हम लेके चलते हैं और उस लाइन को हम कुछ इस तरीके से लेके चलते हैं। ये रहा लाइन, ये किसी पॉइंट से होके नहीं जा रहा, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये किसी पॉइंट से होके नहीं जा रही है, और रेड वाली लाइन पहले वाले पॉइंट से होके जा रही है। अब आपका ये क्वेश्चन है कि कौन सी लाइन सबसे बेस्ट फिट है, क्या ये रेड वाली लाइन या ये ग्रीन वाली लाइन। अब आपको एक और बात ध्यान में देनी होगी इस बात को समझने के लिए, सिर्फ इस एक पॉइंट से ये रेड वाली लाइन क्रॉस हो रही है, और दूसरे पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस आप ये देख सकते हैं, काफी अच्छी खासी डिस्टेंस है। अब ये अच्छी खासी डिस्टेंस है। अब हम एक और बात ध्यान देते हैं, इस सारे पॉइंट से इस ग्रीन वाले की डिस्टेंस काफी कम है। तो ये तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ग्रीन वाली लाइन सबसे बेस्ट फिट लाइन है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है इन पॉइंट्स का और इस लाइन का सबसे कम है। तो एक बात हम क्या ध्यान देंगे कि इसके लिए अब हम एक चीज और ध्यान देते हैं
जो कि कुछ इस तरीके का होगा। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं एक बार, कि इस पॉइंट से फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट। हमको क्या पता करना है? हमको ये पता करना है कि जो इसके एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस कितना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम सेम एक्स कोऑर्डिनेट पे यहां पहुंचते हैं तो हमको वाई कुछ और मिल रहा है, लेकिन यहाँ वाले पे वाई कुछ और मिल रहा है, और यही जिसका डिफरेंस कम होगा वही हमको बेस्ट फिट लाइन देगी। अब डिफरेंस कैसे, आप आइए देखिए, वाई आई माइनस एक्स आई और वाई आई माइनस टू एक्स आई। अब ये टू एक्स आई और एक्स क्या है, ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ये हमको वाई इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन पहली, अरे ग्रीन वाली है, और जो रेड वाली लाइन है वो वाई इक्वल्स टू टू एक्स है। इन्हीं एक्स आई और वाई आई की हम बात कर रहे हैं। तो अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। तो हमको करना क्या है, सबका हर एक जितने भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे उन सभी कोऑर्डिनेट्स के वाई और एक्स एक्सिस का डिफरेंस लेके स्क्वायर कर देना है। डिफरेंस लेके स्क्वायर, जिस भी ग्राफ के इक्वेशन में सबसे कम डिफरेंस आएगा वही ग्राफ बेस्ट फिट होगा। तो पहला वाला जो ग्राफ है उसमें 5.09 और दूसरा वाला जो ग्राफ है 328.49। तो पहला वाला ग्राफ ये है और दूसरा वाला ग्राफ ये है। आप देख सकते हैं जो ये 2x है, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि रेड वाली लाइन 2x है और ग्रीन वाली लाइन x है, y इक्वल्स टू x है। तो जो लाइन का जो स्क्वायर होगा उसका डिफरेंस सबसे कम होगा वही लाइन बेस्ट फिट लाइन होगी। इसीलिए जो फर्स्ट लाइन है वो बेटर लाइन है सेकेंड लाइन से। अब हम काफी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे पहुंचते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अगर आपको पीछे वो टॉपिक नहीं समझ में, आप ये टॉपिक समझेंगे आपको दोनों टॉपिक समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं दो ऐसे कोई हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है कुछ इस तरीके से, और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। अब कौन से पॉइंट है आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, थोड़े ज्यादा स्कैटर्ड हो गए। अगर हम पास में रखने की कोशिश करें कुछ इस तरीके से। अब हम कुछ लाइंस निकाल सकते हैं। जैसे वो लाइंस कैसे हो सकती हैं, एक लाइन यहां से जा रही हो, एक लाइन यहां से जा रही हो, और एक लाइन जो मैं ग्रीन कलर से उसको मैं डिनोट करने की कोशिश करूंगा वो यहां से जा रही हो। अब ध्यान में ये देने वाली बात है कि इस ये दोनों पॉइंट्स तो काफी करीब हैं इस लाइन से, रेड वाली लाइन से, लेकिन और सारे पॉइंट काफी दूर हैं। वही बात दूसरे रेड वाले भी लाइन से है। यानी इन दोनों रेड वाली लाइन को हम अगर हटाते हैं और सिर्फ ये ग्रीन वाली लाइन बनाते हैं तो एक तरीके से बेस्ट फिट तो यही है। अब बेस्ट फिट लाने का तरीका क्या है, मान लेते हैं जो हम लाइन पाते हैं जिसका बेस्ट फिट हमको निकालना है, या बेस्ट फिट हम उस लाइन का निकालते हैं, वो लाइन हमारे लिए है, जस्ट वेट, थोड़ा सा कलर सिलेक्शन में गलती हुई, वो लाइन हमारे लिए ये है। और उस लाइन का इक्वेशन हमको दिया हुआ है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब हम उसका स्क्वायर्ड सम, स्क्वायर्ड सम का क्या मतलब हुआ ये ध्यान दीजिएगा। जो भी y इक्वल्स टू एम एक्स सी और इस फॉर्मूले में हम रखेंगे एस एस ई का मतलब है स्क्वायर्ड सम एरर रखेंगे, तो ये देखिए हम हमेशा क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, और इस सिंबल का क्या मतलब है, समेशन। तो यही है स्क्वायर्ड सम। जब भी हमको कुछ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में दिया हो, ये आप ध्यान देख सकते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन हमको दी हुई है। जब ये लाइन कुछ इस तरीके से दी गई हो और इस लाइन में हमको सिर्फ कुछ नहीं करना, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हमको चेंज करना है और उस इक्वेशन को हमको कुछ अलग तरीके से लिखना है, जैसे कि हमको वो इक्वेशन सॉल्व हो सके। y हम इधर रखेंगे, ये माइनस एम एक्स प्लस सी है, इसको हम अपनी तरफ लाएंगे, माइनस एम एक्स माइनस सी। अब एक और बात कि हम इसके ऊपर स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि वैल्यू निगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, -2 है तो -2 चला जाए। डिफरेंस नीचे की तरफ ये वाला अगर इधर जा रहा है, ये 2 है, और ये ऊपर की तरफ अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ले लें, यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो ये अगर -2 कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे +2 आ जा रहा है, तो डिस्टेंस तो दोनों 2-2 है, लेकिन अगर हम मैथमेटिकली जाएंगे तो -2 आ जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। उससे अच्छा अगर हम स्क्वायर जब कर देंगे उसको तो वैल्यू दोनों की सेम आ जाएगी।
4 आ जाएगी, ताकि वो हमको पास में मिलेगा। तो हम कोई भी इक्वेशन है, अगर y इक्वल्स टू कोई भी इक्वेशन है, तो हमको क्या करना है, उसका जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है उसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड लाना है, ये वाली इक्वेशन बनानी है, और इस इक्वेशन में आपको क्वेश्चन में कई सारे इनपुट्स दिए होंगे, उस इनपुट्स को वहां पे रखना है और उसको सॉल्व कर देना है। ये था हमारा वीक 2 का सारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड जय हिंद।